नमस्कार दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ वीडियोस हमने पहले अपलोड किए हैं। डिमांड की इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की होती है, वो सारे टाइप अपन ने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले अपन उपयोगिता को समझ लेते हैं। उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी किसे कहेंगे। जब भी बात आती है कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा था कि सबसे पहले कंज्यूमर किसे कहते हैं। जैसे एक एक अपन टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वहाँ आने वाली सारी टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर होनी चाहिए। कंज्यूमर कौन है, क्या एक व्यक्ति कंज्यूमर है, तो हम कहेंगे हाँ, एक व्यक्तियों का समूह, परिवार, कोई संस्थान, ये सारे के सारे किस में सम्मिलित होंगे, उपभोक्ता के अंदर सम्मिलित होंगे। दूसरी बात, उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका उपभोग करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा। तो वस्तु और सेवा का उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता करता है। तो इसका उपभोग करने वाले को हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। अब वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से उपभोक्ता को किसकी प्राप्ति होती है, उपभोक्ता संतुष्ट होता है, तो हम कहेंगे उपभोक्ता को उस वस्तु और सेवा से क्या मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी। ध्यान रखना है, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। इनको कंज्यूम करने से उसे क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। अब उपयोगिता क्या है, उपयोगिता किसी वस्तु और सेवा में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की शक्ति है, उस पावर को हम क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। तो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, जैसे ये मार्कर मेरे लिखने काम आ रहा है, मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो ये मेरे लिए ये महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, क्योंकि इससे मुझे क्या मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है। मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, इसका मतलब मुझे यूटिलिटी मिल रही है। अब प्रश्न ये आता है कि यूटिलिटी अच्छी होती है या बुरी होती है। जब भी बात इथिकल आती है कि जो यूटिलिटी है वो अच्छी है या बुरी है, तो यहाँ एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का उपभोग करने से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उस वस्तु से उस उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगी। अब वो वस्तु चाहे अच्छी हो चाहे वो वस्तु बुरी हो। एथिकल या एथिक्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये नैतिक पक्ष पे विचार नहीं करता है। वो व्यक्ति के लिए अच्छी होगी बुरी होगी, यहाँ वो इसकी हेल्थ के लिए अच्छी है बुरी है, किसी भी बात का ये विचार नहीं करता है। ये सिर्फ ये देखता है कि यदि वो वस्तु और सेवा उस कंज्यूमर को संतुष्ट कर रही है, इसका मतलब वो वस्तु उपयोगी है, उससे हमें उपयोगिता मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि शराब पीने वाला कोई व्यक्ति है, शराबी है, और यदि वो शराब का सेवन करता है तो वो व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है। भले उसके बॉडी के लिए वो हार्मफुल ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे कि उसका सेवन करने से वो संतुष्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि उसे उपयोगिता प्राप्त हुई है। तो समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु और सेवा का उपभोग करने से किसी उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि को हम क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। उपयोगिता विश्लेषण को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं, एक जो विश्लेषण आता है जिसे हम कहते हैं गणनावाचक विश्लेषण, और दूसरा जो विश्लेषण है जिसे हम कहते हैं क्रमवाचक विश्लेषण। एक कार्डिनल अप्रोच है और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। दो टाइप के अप्रोचेज हमको पढ़ने हैं। अब कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, नाम से ही क्लियर है, गणनावाचक, जहां उपयोगिता को मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उस अप्रोच को हम कहेंगे गणनावाचक। और जहां मापना संभव नहीं है, जिसे हम ऑर्डरिंग फॉर्म में सेट कर सकते हैं, जिसे हम क्रम दे सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमवाचक दृष्टिकोण कहेंगे। अब ये दृष्टिकोण मोटे तौर पे हम कहते हैं कि ये किसने दिया, तो यहाँ मुख्य जो नाम आता है वो आता है प्रोफेसर मार्शल का। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। अधिकतर जो सिद्धांत है वो इस पर इनके आधारित है, किस पर, कार्डिनल अप्रोच पे। जब कार्डिनल अप्रोच की हम बात करते हैं तो एक सामान्य से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता रोटी का उपभोग करता है या बहुत भूख लगी है और खाना खाने बैठता है, तो हमने देखा होगा जब हम टी और एम लिखते हैं तो हमने देखा है कि यदि उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करेगा तो उसे जो संतुष्टि प्राप्त होगी, माना कि वो 10 इकाइयाँ है, तो एक ही इकाई का उपभोग करेगा तो वहाँ उसकी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बराबर होती है।
तो हम कहेंगे 10 इकाइयों की उपयोगिता प्राप्त हुई। यदि वो दूसरी यूनिट का उपभोग करेगा तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि यदि पहली इकाई का उपभोग करेंगे तो हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और दूसरी इकाई का उपभोग करने पर हमारा संतुष्टि का स्तर पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ यदि उसको उपयोगिता कितनी मिलती है, 8 इकाइयाँ या 8 यूटिल्स प्राप्त होती है, तो 8 यूटिल्स प्राप्त होगी तो उसकी कुल उपयोगिता 2 रोटियाँ खाने से कितनी हो जाएगी, 18 यूटिल्स हो जाएगी। यदि वो तीसरी रोटी का उपभोग करता है, ऐसी स्थिति में माना कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटकर कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, तो उसकी जो कुल उपयोगिता है वो कितनी हो जाती है, बढ़कर 24 हो जाती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यदि हम यूटिल्स में व्यक्त करते हैं, मेज़र करते हैं, जब यहाँ हम संख्याओं के रूप में उपयोगिता को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये अप्रोच क्या कहलाएगा, गणनावाचक अप्रोच कहलाता है। ये किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। माँ याद रखना है, माँ से मापनीय, यदि उपयोगिता मापनीय है तो उसे हम कौन सा अप्रोच कहेंगे, गणनावाचक अप्रोच या दृष्टिकोण कहेंगे। इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि मार्शल ने कहा कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कैसा होता है, हमेशा रेशनल होता है, विवेकशील होता है। ये अधिकतर जो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं यूटिलिटी के, वो ये सब मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर होगा वो हमेशा कैसा होगा, रेशनल होगा। वो हमेशा अपनी जो उपयोगिता है उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है। दूसरी बात, जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। स्थिर इसलिए रहेगी क्योंकि इन्होंने उपयोगिता को मापने के उपकरण के रूप में किसका प्रयोग किया था, मुद्रा का प्रयोग किया था। उपकरण क्या है उपयोगिता को मापने का, मुद्रा, और इकाई क्या है, तो यूटिल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने, मार्शल ने जो यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए जो टूल्स का यूज़ किया था वो था मनी, और उसके लिए जो यूनिट का यूज़ किया था वो थी यूटिल्स। तो हम कहेंगे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी, तभी वो एक अच्छे मेज़रमेंट का काम कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ इसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जो उपभोग है वो स्वतंत्र होगा, उपयोगिता स्वतंत्र है। अगली बात है उपयोगिता योगात्मक होती है। योगात्मक, जैसे आप सभी इकाइयों की उपयोगिता को आप जोड़ देते हैं तो उससे आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं या इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इससे पूरा इतर या इससे बियॉन्ड एक कॉन्सेप्ट आया था जिसने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वो किसने किया था, प्रोफेसर हिग्स ने। वैसे जो ये एनालिसिस है वो सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था, इसके बाद परेटो ने इसको एक्सपांड किया, और पूरी तरीके से यदि प्रोपाउंडेड की बात की जाए, बेहतर तरीके से यदि विस्तारित करने का यदि किसी ने काम किया था तो वो किया था प्रोफेसर हिग्स ने। हिग्स ने आईसी एनालिसिस जो है, तटस्थता वक्र विश्लेषण है, उसका जो विस्तार करने का काम है वो अच्छे तरीके से विश्लेषित करने का कार्य है, वो अपनी जो बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको विस्तारित किया था, इसको समझाया था। हम देखेंगे कि प्रोफेसर हिग्स ने क्या कहा। हिग्स ने क्या कहा था, हिग्स ने जो मार्शल का कॉन्सेप्ट था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, हम यूटिल्स में उसको व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है और एक किसी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल थिंग को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मनस्थिति, और मनस्थिति को हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम उसको ऑर्डरिंग फॉर्म में लिखना चाहें, मनस्थिति को एक फिक्स आप किसी यूनिट के माध्यम से व्यक्त करते हो तो ऐसा वास्तव में संभव नहीं होता है। उसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम खाना खाने बैठे हैं तो पहली रोटी से अधिक उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी से थोड़ी कम मिलेगी, तीसरी से और कम मिलेगी, चौथी से और कम मिलेगी। हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, पहली जो यूनिट है उसको हमने ऑर्डर दे दिया कि फर्स्ट या ए, और सेकंड को अपन ने दे दिया बी या 2 नंबर दे दिया।
लेकिन ये जो इकाइयों में हम व्यक्त कर रहे हैं कि पहली इकाई का उपभोग करेंगे तो 10 इकाइयाँ हमें प्राप्त होगी, 10 यूटिल्स हमें उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरी का उपभोग करेंगे तो हमें 8 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक ठीक नहीं बैठता है, वो इस कारण से क्योंकि उपयोगिता है वो मन स्थिति से संबंधित है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है। प्रोफेसर हिग्स ने जो एनालिसिस दिया किसके माध्यम से समझाया इन्होंने? आईसी के माध्यम से। आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस का मतलब होता है, इनको हटाओ आप, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, इनडिफरेंस मतलब कोई अंतर नहीं करता है। इसे अनधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं, कोई अधिमान नहीं रखता है। यदि कंज्यूमर अपने कोई अधिमान व्यक्त नहीं करता है, अधिमान का मतलब कोई प्रेफरेंस अपने व्यक्त नहीं करता है कि मुझे यही लेना है, ऐसा तय नहीं करता है, मुझे जो मिला जो ठीक वाली कंडीशन आ जाती है, जहाँ ऑर्डरिंग जो होगी, करेंगे तो ऑर्डरिंग, लेकिन वीक ऑर्डरिंग होती है। इसके अंदर जो ऑर्डरिंग होगी वो कैसी होगी? वीक ऑर्डरिंग होगी। अब वीक ऑर्डरिंग में क्या होगा? वीक ऑर्डरिंग में ये होगा कि जैसे 5 कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, 2 वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ए बी सी डी और ई, ऐसे कोई हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है, तो हिग्स का ये मानना है कि पांचों के प्रति जो कंज्यूमर होगा वो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। इस कारण इसे उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। कंज्यूमर उन सभी संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, इस कारण से इसको उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। यदि कमोडिटी एक्स और वाई, इन दोनों वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, माना कि हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है, तो उपभोक्ता सारे के सारे संयोगों के प्रति क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। वो किसी एक के पक्ष में अपने अधिमान व्यक्त नहीं करता है। इसी कारण हम कहेंगे कि वो अधिमान व्यक्त नहीं करता है, तो हम इस कारण इस वक्र को या इस विश्लेषण को अनधिमान वक्र विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। आइए हम समझते हैं कि अब आईसी कर्व एनालिसिस क्या है, क्योंकि अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में सबसे पहला नाम आपको ध्यान में रखना है एजवर्थ। एजवर्थ ने दिया था। दूसरा आपको नाम ध्यान में रखना परेटो, और तीसरा आपको नाम ध्यान रखना हिग्स। लेकिन मोटे तौर पे हम जब भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तारित करने का काम, एक्सपांडेड करने का काम किसने किया था? हिग्स ने किया था। और उसको बेहतर तरीके से यदि विश्लेषित करने का जो काम किया था वो प्रोफेसर हिग्स ने किया था। इसी कारण जब भी आईसी कर्व एनालिसिस की बात होती है तो हम प्रोफेसर हिग्स का नाम लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आईसी कर्व होता क्या है, हम किसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जब भी इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, आईसी कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे, तब कुछ इसकी मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, इन्होंने भी यही माना है। इन्होंने बताया कि उपभोक्ता वस्तु एक्स और वाई मतलब 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। कंज्यूमर की इनकम, उसके टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसके एक्सपेक्टेशन सारे के सारे लगभग स्थिर से रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती है। ऐसी कुछ मान्यताएं आईसी कर्व एनालिसिस के अंदर भी ली गई हैं। साथ ही साथ जो वस्तु है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, इन दोनों की कीमतें वो भी क्या रहे? स्थिर रहे, इनमें कोई परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है, अपरिवर्तित कीमतें रहे। तो ये कुछ मान्यताएं दे रखी होती हैं, तो इस मान्यताओं के आधार पर अपन आईसी कर्व को समझ सकते हैं। अब ये क्या कहता है? ये वस्तु एक्स एवं वस्तु y के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो हम किसी भी संयोग को प्राप्त करने के लिए अपने अधिमान को व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे संयोग कैसी संतुष्टि दे रहे हैं? समान संतुष्टि। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता सभी संयोगों के प्रति क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। और उपभोक्ता सभी संयोगों के प्रति न्यूट्रल या उदासीन रहता है। ध्यान रखना है, आईसी कर्व एनालिसिस कौन सी ऑर्डरिंग है तो ऑर्डरिंग, लेकिन कौन सी ऑर्डरिंग है? वीक ऑर्डरिंग है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबल क्रमबद्धता पर आधारित नहीं है, ये दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है।
यहाँ ऑर्डरिंग तो करेंगे ABCDE जैसे हमने ऑर्डर कर लिए, पर इसमें से हमें कौन सा लेना है ये ऑर्डर आईसी कर्व नहीं करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी आरपीटी थ्योरी आती है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन की, वहाँ हम पढ़ेंगे कि जब ऑर्डर हम करते हैं वो हमारे ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, कि जो कंज्यूमर है वो अपने प्रेफरेंसेस को रिवील करता है, व्यक्त करता है, तो उसे हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है। जब रिवील होते हैं आपके प्रेफरेंस तो स्ट्रॉन्ग होगी, जब रिवील नहीं होते हैं देन आपकी जो ऑर्डरिंग है वो कैसी होगी, वीक होगी। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि वस्तु x और वस्तु y, या आप यहाँ बोल सकते हैं कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के, या तो आप इसका यूज़ करें या आप सीधा दो वस्तुएं लिख सकते हैं। ये दो वस्तुओं के आईसी कर्व दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है और उपभोक्ता सभी संयोगों के प्रति क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। हमने एक वर्ड यूज़ किया है समान संतुष्टि, इस कारण इसको समसंतुष्टि वक्र के नाम से भी हम जान सकते हैं, इसको हम समसंतुष्टि वक्र भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आईसी कर्व बनता कैसे है। जब भी आप देखते होंगे इंडिफरेंस कर्व कुछ इस टाइप का आपने देखा होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ वस्तु y को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ वस्तु x को प्रदर्शित करते हैं। एक नेगेटिव स्लॉप्ड आपने कर्व देखा होगा कुछ इस प्रकार का, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे बना वो आगे वाले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वक्र कैसा बना हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिक मेथड है, क्योंकि ज्योमेट्रिक के माध्यम से अपन इस कर्व को डिराइव कर रहे हैं। तो आईसी कर्व एनालिसिस है वो कौन सी विधि है, तो आपको ध्यान रखना ये कैसी विधि है, ज्यामितीय विधि है। उपयोगिता विश्लेषण की कैसी विधि है, ज्यामितीय विधि है, ज्योमेट्रिक मेथड है। अगली बात हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई से भी कॉम्बिनेशन ले लें। फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन आपके ABCD और E हो सकते हैं। तो उपभोक्ता सारे के सारे संयोगों के प्रति, हमने कहा है कि वस्तु x और वस्तु y के संयोग है, ये आप देख लीजिएगा, ये अलग अलग हमने संयोग ले लिए, ये y वस्तु और ये x वस्तु और इसके ये विभिन्न विभिन्न संयोग हैं। तो कंज्यूमर ABCD और E, इन सभी संयोगों से कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है। जब हमें समान संतुष्टि मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। हमें ये मिले तो भी ठीक है, ये मिले तो भी ठीक है, ये या फिर ये या फिर ये। मतलब ये बात ये हो रही है कि यदि आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ सब्जी वाले ने कुछ दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, कॉम्बिनेशन उसने बना रखे हैं, जैसे आलू है और प्याज है उसके पास में फॉर एग्जांपल, तो आलू और प्याज के उसने 5 पोटलियाँ बना रखी हैं, कुछ में आलू ज़्यादा हैं कुछ में प्याज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसने डिफरेंट 5 कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। तो ये 5 कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं, या 5 थैलियाँ या 5 बंडल उसने बना रखे हैं, और हमें ये कहा जाता है कि उन 5 से आपको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें जो दुकानदार जो वाला कोई सा भी थैला देता है, या हमें जिस भी थैले को लेना है हम किसी भी एक को ले लेंगे, क्योंकि हमें सभी से संतुष्टि तो कैसी मिल रही है, समान मिल रही है। तो समान मिलती है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, जो दिया जो ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये किसने कहा था, सैमुअल्सन ने कहा था। किसके माध्यम से समझाया था, आरपीटी थ्योरी के माध्यम से समझाया था। अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही क्यों होता है। 2 बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, तो हमने देखा इसका ढाल जो है वो कैसा है, ऋणात्मक ढाल है। नंबर 1, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू है। दूसरा, आपने इसका शेप देखा कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है। जब कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, इन 2 बातों को हम यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी ही क्यों होती है। पहली बात अपन डिस्कस करेंगे कि इसके ढाल को, एक तीसरी बात अपने को चर्चा ये करनी है कि इसका जो ढाल है वो कौन तय करता है, ये कौन तय करेगा। ठीक है, इसके ढाल को डिटरमाइन करने वाला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसके ढाल को तय करेगा। तो कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसका ढाल ऋणात्मक ही क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू ही क्यों होता है, जो इसकी विशेषताओं के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर कितनी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, 2। एक तो सामान्य सा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, संतुष्टि का स्तर समान है, तो यदि वो एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। यदि उपभोक्ता को एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाना है
तो संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए उसे दूसरी वस्तु के उपभोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसकी संतुष्टि का स्तर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने से वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर आ सकता है, तो वहाँ हमारी मान्यता फेल हो जाएगी कि कंज्यूमर है वो सभी संयोगों से समान संतुष्टि को प्राप्त करता है। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाए सामान्य शब्दों में कि इसका ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण। किसके कारण, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हमेशा ऐसा चाहता है कि मैं एक वस्तु का उतना ही उपभोग करूं और मुझे दूसरी वस्तु का ज़्यादा उपभोग करना है या मुझे दूसरी वस्तु ज़्यादा चाहिए। तो उपभोक्ता हमेशा यही चाहेगा कि मेरी जो संतुष्टि का स्तर है वो बढ़े, मैं अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज़ करूं। इसके लिए वो क्या करेगा कि एक वस्तु की तो उतनी ही मात्रा और दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा, इसको तो कांस्टेंट रखेगा, और दूसरी वस्तु की यदि मात्रा बढ़ती है तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कंज्यूमर अपर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन पे था, अब यदि वो ये चाहता है कि मैं ए तो उतना ही लूँ, ये ए इतना ले रहा है, वाई वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है, माना कि y1 और x का इतना उपभोग कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो ये चाहता है कि y तो मैं उतना ही करूं बट मैं x बढ़ाऊं, तो x बढ़ाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, माना कि उसने x को बढ़ाया तो ये x 2 पर आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। ये कॉम्बिनेशन इस इंडिफरेंस कर्व पर तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु के उपभोग को घटाकर, इस वस्तु के उपभोग को घटाकर दूसरी वस्तु के उपभोग को बढ़ाना है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण हम क्या कहेंगे, हम यहाँ नहीं रह के हम कहाँ रहेंगे, इस पॉइंट पर रहेंगे। इसी कारण हम कहते हैं कि जो वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर है वो अधिक हो जाएगा। तो ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण होता है। दूसरी बात, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, इसको पढ़ने से पहले हम ढाल को कौन तय करता है उसे पढ़ लेते हैं। ढाल को जो तय करता है वो करता है MRS। MRS तय करेगा। MRS का मतलब होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, यदि वस्तु x की इकाइयों का अधिक उपभोग करना है, यदि वस्तु x की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए वस्तु y की इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y वस्तु की जो त्यागी जाने वाली मात्रा है या दर है, उस दर को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहेंगे। हमने y की जगह x को प्रतिस्थापित किया, हमने y को बढ़ाने के लिए x का त्याग किया, तो ये हम कहलाएगी x के लिए y के प्रतिस्थापन दर, MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब ये दर कैसी होती है, ये दर होती है घटती हुई। हम एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की कम से कम मात्राएं हम देने को तैयार रहेंगे, कम से कम मात्राएं त्यागने को तैयार रहेंगे। तो जब ये मात्रा कैसी होती है, घटती हुई, तो आपका आंसर क्या हो गया, ढाल कौन तय करेगा, MRS XY करेगा। किसका ढाल तय करता है, IC कर्व का ढाल तय करता है। दूसरी बात, अब ये ढाल ऐसा ही कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि जो MRS है वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। जब भी कोई दर घटती हुई होती है तो कर्व को कैसा बना देती है, कॉन्वेक्स बना देती है। कैसे बना देती है इसको समझते हैं हम। यहाँ देख लीजिएगा, एक मैं टेबल बना लेता हूँ, आपको टेबल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि ये वस्तु x है, ये y है और यहाँ हम MRS निकाल लेते हैं। वस्तु x की कुछ इकाइयाँ हमने लिख ली हैं और वस्तु y की भी कुछ इकाइयाँ लिख ली हैं, ये कुछ इकाइयाँ लिखी हैं। पहले तो डैश आ जाएगा क्योंकि अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात होती है। तो सीमांत कब होगा, जब एक एडिशनल यूनिट का यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे ही एडिशनल यूनिट का यूज़ किया, x की एक इकाई को बढ़ाया, तो हमें y की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा, 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो गई, 5:1 हो गई।
जैसे ही हमने x की एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया या उपभोग को बढ़ाया, तो ऐसी स्थिति में y वस्तु की हमने और इकाइयों का त्याग किया, और वो कितनी इकाइयों का त्याग किया, 4 इकाइयों का त्याग किया, तो वहाँ हमारी एमआरएस क्या हो जाएगी, 4:1 हो जाएगी। यदि हम एक और एडिशनल यूनिट का यूज़ करते हैं x की, तो y वस्तु की मात्रा और हमें घटानी पड़ेगी, लेकिन उसकी दर हमारी पहले से कम होगी। यदि और हम बढ़ाते हैं तो ऐसी ही स्थिति में वापस स्थिति वही की वही रहेगी और हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम हो जाएगी। हमने यहाँ देखा कि x की एक इकाई के लिए जब पहले हम 5 देने को तैयार थे, पहले हम y की 5 यूनिट देने को तैयार थे या त्यागने के लिए तैयार थे, लेकिन हम एक और अतिरिक्त इकाई के लिए नेक्स्ट टाइम 4 ही इकाइयों का त्याग करने के लिए रेडी हैं, और वापस नेक्स्ट यूनिट के लिए हम 3 देने को तैयार हैं, और अगले एज इट इज़ हम वापस आगे बढ़ते हैं तो हम 2 ही इकाइयों को त्यागने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों होता है? एक सामान्य सा फंडा हमने पढ़ा है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा उसकी वैल्यू कम। ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लागू होगा। जिस जिस चीज़ की मात्रा आपके पास बढ़ती है उसकी वैल्यू आपके पास कम होती जाती है, चाहे वो मनी ही क्यों ना हो। हमारे पास यदि उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। हमारे पास x की इकाइयाँ बढ़ती जा रही है और y की इकाइयाँ घटती जा रही है, तो इसलिए पहले हमारे लिए x ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमने x को बढ़ाया और y को घटाने के लिए तैयार हो गए। 1 x दोगे तो हम 5 y देने के लिए तैयार हैं, बट नेक्स्ट वापस हम 1 x को बढ़ाने के लिए 5 y देने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अब हमारे पास में x की इकाइयाँ ज़्यादा हो गई और y की इकाइयाँ हमारे पास कम हो रही है। तो जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती जाती है, और जो चीज़ बढ़ रही है हमारे पास में उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती जाती है। इसी कारण हम कहेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, वो घटती हुई होती है, और इसी घटती हुई दर के कारण हमारा कर्व कैसा बनेगा, आप इन दोनों से कर्व को डिराइव करोगे तो वो वक्र कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो इसी कारण हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। इसका ढाल बाएं से दाएं ऋणात्मक क्यों होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण होता है, क्योंकि उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ेगा एक दिष्ट अधिमान के कारण। इसके ढाल को कौन तय करता है? तो हमने कहा एमआरएस तय करता है। एमआरएस क्या है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहा जाता है? तो वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए वस्तु y की त्यागी जाने वाली मात्रा की दर को हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। ये दर कैसी होती है आईसी कर्व के रेफरेंस में? तो हम कहेंगे ये दर घटती हुई होती है। जब दर घटती हुई होती है तो वक्र कैसा होगा? तो वक्र कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये हमने मोटा मोटा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के माध्यम से ज्ञात करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।